वाह, मतलब क्या यूरोपा लीग फाइनल, मतलब ये तो रियल मैड्रिड, यूनाइटेड, बार्सा, सिटी, ये ऐसे लूलू लूलू टीम्स होती हैं जो 90 मिनट में खेलती हैं। भाई मुरीनो की टीम है और यूरोपा, सेविया वर्सेस रोमा, वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनिंग स्क्वाड्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 120 मिनट से कम के मैच खेले। अगर एग्जैक्ट टाइम क्लॉक की बात करें तो 150 से ज्यादा मिनट तक का मैच चला था। मैं इतना ज्यादा खुश था, नहा के चाय पी के मैं इतना ज्यादा खुश था कि 1.5 घंटे बेस्ट फुटबॉल हमको देखने को मिलेगा। मैं 3.5 घंटे बाद उठाऊं। हे गाइस, दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और कल का दिन भाई द स्पेशल वन को छोड़ के बाकी सब के लिए स्पेशल था और इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि भाई 2006 के बाद सविया ने 7 फाइनल खेले और 7 के 7 फाइनल वो जीती। अगर हम यूरोपा लीग की बात करें, दे आर 7 टाइम्स यूरोपा लीग विनर। मतलब मेरे को ऐसा, तुम सोचो कि एक ऐसी टीम जो कि इस सीजन रेलीगेशन बैटल कर रही थी, इस सीजन चैंपियंस लीग का तो दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था, अपने बेस्ट प्लेयर को मिस आउट कर दिया। इस मैनेजरियल डगआउट्स की बात करें, मैनेजरियल पोजीशंस की बात करें, इतना चेंज देखने को मिला है। और वो टीम यहां पर सबसे पहले यूवेंटस को बाहर करती है, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाहर करती है और उसके बाद रोमा को बाहर करती है फाइनल में। मतलब तुम देख रहे हो यहां पर 3 ऐसे कंटेंडर्स थे यूरोपा लीग के जो कि अपने आप में जीतने के दावेदार थे। उन तीनों को बाहर करके ये सब यहां पर जीते हैं। बहुत हद तक ये एक लाइट वर्जन है रियल मैड्रिड का पिछले साल के चैंपियंस लीग का कैंपेन, जहां पर उसने भी अंडरडॉग होते हुए पीएसजी, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को बाहर किया था। बट ये गेम भाई बहुत ही ज्यादा एक क्लासिक मुरीनो गेम था। इसमें पता है आपको मुरीनो की दोनों साइड दिख जाएगी। आपको मुरीनो का एक मास्टर क्लास भी देखने को मिल सकता है और आपको साथ के साथ मुरीनो का डिजास्टर क्लास भी देखने को मिलेगा। अगर हम कायदे से बात करें, वैसे मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सबसे पहले अगर मेंडेलिन की बात करें, जो कि सविया के मैनेजर थे, भाई उसको अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं मिला है। उसको 2 महीने हुए हैं सविया के बेंच पर, और उसके आने के बाद सविया ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करे ला लीगा में, लेकिन फिर भी अभी तक उसके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की कोई बात नहीं हुई। यहां तक कि टीम फोटोग्राफ में भी वो कल नहीं था। साथ ही जोसे मोरिनो की बात करें, भाई का तो स्वैग ही अलग है। भाई जाता है यूएफए के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर कैफरीन से गले मिलता है, उसके हाथों मेडल पहनता है, आगे जाता है, मेडल को स्टैंड्स में फेंक देता है। उसके बाद इंटरव्यू में वो ये चीज कहता है कि देखो मेरे पास सिर्फ गोल्ड मेडल्स होने चाहिए और सिल्वर मेडल्स को मेरे को कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं उनको रखता भी नहीं हूं। खैर, जोसे मोरिनो पर्टिकुलरली रेफरी के डिसीजंस पे बहुत ज्यादा खिसिया हुआ था, जिसपे मैं अभी मैच पे बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मुरीनो के 2 साइड, मतलब हर सिक्के के 2 पहलू, तो मेरे को यहां पे मुरीनो के 2 पहलू दिख गए। सबसे पहले मास्टर क्लास की बात करूं, अगर आप पहला हाफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सविया पे खेलने को कुछ था नहीं, क्योंकि रोमा डिफेंसिव डिसिप्लिन इतना ज्यादा तगड़ा था कि वहां पर कुछ नहीं कर पा रही थी सविया। मतलब पोजीशन होके भी नहीं था। और अगर हम यहां पर डिबाला इनटू इब्राहिम की बात करें, इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उसके ऊपर जब आप, भाई वही चीज था कि आप अपने आप को तब, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुरीनो इस टीम को 0 मिनट से पता नहीं कब तक ऐसे खिलाता जैसे इस पे 5 गोल की लीड है। मतलब बिल्कुल पाक तो बस, मतलब बिल्कुल लेटे हुए हैं वहां पर, बिल्कुल बिकनी में लेटे हुए हैं वहां पे गोल के आगे। कोई मतलब ही नहीं है कि भैया गोल का एक तिनका भी दिख जाए। बट साथ ही साथ अगर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी की बात करें तो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि यहां पर भैया आपको अपॉर्चुनिटी पे काउंटर अटैक करना है। टेमी एब्राहम हमको एक्सप्लोसिवनेस देगा, डिबाला हमको टेक्निकल सिक्योरिटी देगा। और जैसे डिबाला यहां पर बॉल आती है, आपको पता है एक ब्रेकआउट मिलता है जहां पर मानसीनी डिबाला को सेटअप करता है और डिबाला एक ब्यूटीफुल गोल स्कोर करता है। डिबाला काफी ज्यादा सही खेल रहा था। उसके अलावा मेरे को नेमानिया मैथेज भी भाई बहुत बढ़िया लगा। टेमी एब्राहम भी भाई ठीक है, एक्सप्लोसिव था, ज्यादा कुछ करने को नहीं था, क्योंकि पाक द बस में ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। भाई डिजास्टर क्लास स्टार्ट होता है जब मेंडेलिन का मास्टर क्लास होता है। अब मेंडेलिन को समझ में आ गया था कि भैया देखो ऐसी बात है कि अगर एल नसीरी की बात करें तो भैया इसके बस की बात तो नहीं है, क्योंकि ये अकेला खड़ा हुआ है। और अगर उसकी एल नसीरी की बात करें और यहाँ पर स्मॉलिंग की बात करें तो स्मॉलिंग जीत रहा था पूरे मैच में। ये तो डिजास्टर क्लास में भी हो रहा था, 90 मिनट स्मॉलिंग ही जीत रहा था। बट एट द सेम टाइम वो ये समझ गया कि अगर मैं सविया के प्लेयर्स को पेनल्टी बॉक्स में इंक्रीज कर दूं और क्रॉसेस की क्वालिटी को बढ़ा दूं और एट द सेम टाइम मैं 1-2 पासिंग भी तेज कर दूं, तो मेरे को लगता है कि मैं मुरीनो के इस रोमा के डिफेंस को तोड़ दूंगा। यही चीज उसने करी जब यहां पर वो ब्रायन गिल को बाहर करता है और ओलिवेर को बाहर करके यहां पर सूसो को ले आता है और यहां पर एक और एरिक लमेला को वो ले आता है। और इसके बाद 1 डायमेंशनल, मतलब इतना प्रेडिक्टेबल येट सो इफेक्टिव गेम खेलती है सविया। यहां पर येजस नेवस की बात करें जो कि राइट बैक था, उसकी तरफ से क्रॉसेस पे क्रॉसेस एंड नो वंडर मानसीनी का ओन गोल आता है। पता है ये एक चीज होती है कि
मतलब मेंडेलिन खुद कहता है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 30 साल के मेरे मैनेजरियल करियर में मैंने अपने टैक्टिक्स में ज्यादा ट्विक्स नहीं किया, लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया कि जो मैं टैक्टिक्स हिला रहा हूं वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए कि सामने वाला उसको कुछ कर ही नहीं सकता। स्पिनाजोला की बात करें, एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास में इतना बढ़िया खेल रहा था, लेकिन भाई उसका कोई पत्ता ही कट गया। ओवरऑल भाई मेरे को लगता है कि हमेशा से सबिया यहां पर पेनल्टी शूटआउट को इग्नोर करना चाहती थी और इसीलिए वो यहां पर अटैक खेल रही थी। वहीं जोसे मोरिनो की बात करें, कुछ हद तक वो यहां पर डिफेंसिव सॉलिडिटी बना के रखता था, वो कंसीड नहीं करना चाहता था और वो उस मोमेंट का वेट कर रहा था जहां पर वो एक गोल मार दे। अब ये चीज क्यों नहीं हुई, देखो पहला रीजन था डिबाला इंजरी से वापस आया था, इसलिए डिबाला को बाहर करना पड़ा। साथ ही टेमी एब्राहम को भी थोड़ा सा इंजरी कंसर्न था, इसलिए उसको ही बाहर करना पड़ा, बेलोटी को लाना पड़ा। यहां पर सिर्फ 4-5 आई थिंक यहां पर 3-5 या पता नहीं क्या फॉर्मेशन थे, लेकिन सिर्फ एक स्ट्राइकर था और मिडफील्ड में भर रखे सारे, कोई नंबर 10 नहीं था और बेलोटी को कोई यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है। मिडफील्ड में घुसेड़ रखे हैं सारे के सारे, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ जा रहा है जोसे मोरिनो। ऑफेंसिवली कोई वो नहीं थी स्ट्रैटेजी, सिर्फ ये था कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक सेट पीस में मिल जाए और यहां पर रोमा को जितवा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये मास्टर क्लास तब चलता है जब सामने वाली टीम जो मोमेंटम है उस पे ना, और असल में बात यही थी कि रोमा थी मोमेंटम, सविया थी मोमेंटम पे और रोमा थी मेरा मतलब है कि अनमोमेंटम पे, और यहीं पर ही इस बार मोरिनो हार गया। ये पता है क्लासिक मोरिनो एग्जांपल है कि इफ मोरिनो गेट्स द लीड, उसको पता है कि वो लीड नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर भाई उसको सामने वाले ने टैक्टिकली आउटक्लास कर दिया तो बहुत कम चांसेस है कि मोरिनो यहां पर कमबैक करेगा, अगर मॉडर्न और फास्ट मूविंग फुटबॉल की बात करें। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहां पर वापस से अपने फुटबॉल डेली के बाकी एपिसोड के बाकी अपडेट्स की, तो भैया बेंजेमा ने कल 7 घंटे भाई रियल मैड्रिड में यहां पर नेगोशिएशंस करी है। ऐसा बताया जा रहा है कि बेंजेमा अपने एजेंट के साथ थे और रियल मैड्रिड में 7 घंटे थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे इसमें डेवलपमेंट्स हुए। सबसे पहले बेंजेमा ने रियल मैड्रिड को ये बता दिया है कि भाई देखो ऑफर भी आ गया है और वो यहाँ पर अल इत्तिहाद को ज्वाइन कर रहा है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि अल नसर है, अल हिलाल है या फिर कौन सी टीम है, बल्कि सऊदी का अल इत्तिहाद क्लब है। तुमको पता है सब अल इत्तिहाद क्लब है दिखाने के लिए, बाकी ऊपर सऊदी के माई बाप जो होते हैं उनकी तरफ से पैसा बंटता है। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया बेंजेमा ने कि वो चाहते हैं कि जो फिजियो उनके यहाँ पर रियल मैड्रिड में थे वही यहाँ पर उनको अल इत्तिहाद में ज्वाइन करें, क्योंकि तुमको पता है फिजियो का एक बहुत बड़ा रोल होता है और काफ़ी प्लेयर्स मानते हैं कि 35-36 की एज में जब आ जाते हो तो आपका जो फिजियो है वो आपको स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करता है कि आपका जो पीक है वो नॉकआउट मैचेस में बात करें या फिर फाइनल स्ट्रेच में कैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पीक करनी चाहिए। साथ ही बेंजेमा ने यह भी मेक श्योर किया है कि वो यहाँ पर रियल मैड्रिड को ज़्यादा लटका के नहीं रखेंगे और वो जल्दी से जल्दी बता देंगे। कुछ हद तक तो रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी बेंजेमा के लिए फेयरवेल पैकेज यहाँ पर कंफर्म कर दिया है और जो कि सोशल मीडिया पे जाने वाला है। काफी बुरा लगता है बट अल्टीमेटली मैं सोच रहा हूं कि यार एक एक्सक्लूसिव एपिसोड बनता है बेंजेमा पे, क्योंकि भाई मतलब बेंजेमा एक प्योर एग्जाम्पल है ऑफ अचीविंग इट्स ड्रीम। भाई रोनाल्डो के साथ आया था 2009 में और उसके बाद रोनाल्डो के साथ उसने चीज़ें कॉन्कर की, रोनाल्डो के साथ एक सपोर्टिंग रोल में, और लेकिन जब रोनाल्डो चला गया तो भाई उसने स्टेप अप किया और वो उसको समझा कि भाई सपोर्टिंग रोल से अब मुझे लीड रोल में आना पड़ेगा और उसने उसको बखूबी निभाया है। एंड नॉट अ वन टाइम वंडर। काफ़ी लोग कहते हैं 1 सीजन वंडर है, वो इसलिए लगता है क्योंकि उसी 1 सीजन वंडर में वो वहाँ पर बैलन डोर भी जीत गया, चैंपियन लीग भी जीत गया और इतने गोल्स भी मार गया, लेकिन अगर आप उसके कंसिस्टेंटली नंबर्स देखोगे तो वो हमेशा से बहुत ज़्यादा सही थे। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रियल मैड्रिड रोनाल्डो के जाने के बाद, ज़िडान के जाने के बाद, पर्टिकुलरली कार्लो तक भी, कार्लो के अंडर भी स्टेबल नहीं थी, हमेशा से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता रहता था। बस ये है कि एक अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ था कि विनीसियस का एक अपराइज हुआ है और यहाँ पर रॉड्रिगो हमको मिल गया प्लस वाल्वर्दे। तो ये हमको पता चल गया कि रियल मैड्रिड का जो यंग डीएनए है वो यहाँ पर उभर के आ रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा भी बहुत अनस्टेबल था रियल मैड्रिड अगर हम आगे की बात करें, क्योंकि वो जो गैलेक्टिको है कि एम्बापे आएगा, हालैंड आएगा, कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, रोनाल्डो को कैसे रिप्लेस करना है और एक लॉन्ग टर्म मैनेजर कौन आना चाहिए, वो अभी तभी अनक्लियर नहीं था। बट बेंजेमा हमेशा से परफॉर्म करता रहा है। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो भैया देखो सबायोस शायद से रुक जाए, शायद से वो रियल मैड्रिड का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का प्रपोजल है उसको मान ले, हाउएवर अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर ओड्रियोजोला की, तो भाई ने कंफर्म कर दिया है कि वो रियल मैड्रिड छोड़ना चाहता है और रियल सोसिएडाड को ज्वाइन करना चाहता है। 2018 में आने के बाद जब रियल मैड्रिड ने उसको ऑफिशियली प्रेजेंट किया था, उसके बाद वो लगभग 52 से 60 गेम वो खेला है रियल सोसिएडाड के लिए और एक बार फिर से वो रियल सोसिएडाड ही ज्वाइन करना चाहता है। अगर बहुत सारे ऑफर्स की बात करें तो ये उनमें से सबसे बढ़िया ऑफर उसको लगता है। साथ ही अगर हम बात करें लियोनेल मेसी की, स्पेनिश मीडिया ने अलग गांजा फूक रखा है। पता है ऐसा होता है कि सुबह जब मैं उठता हूं, जब वीडियो बना लेता हूं, उसके
उसके बाद जब मैं वापस से नेक्स्ट डे की वीडियो के लिए आर्टिकल्स पढ़ने लग जाता हूं तो कल सबसे पहले यहां पर आता है एमएलएस में इंटर मियामी अब कहीं ना कहीं सऊदी के क्लब को यहां पर लाइक लीप फ्रॉग कर रही है, उसको काउंटर कर रही है, उसको ओवरटेक कर रही है और ऐसे में इंटर मियामी मेसी को साइन करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल बताया जा रहा है। उसके बाद ठीक 3 घंटे बाद, और ये मैं टॉप टियर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं जो कि तुमको लगता है मेसी के रिगार्डिंग बोलते हैं, उसके बाद ये अपडेट आता है कि 15 दिन का डेडलाइन है यहां पर लियोनेल मेसी के पास कि वो सऊदी के ऑफर को एक्सेप्ट करे और यहां पर सऊदी के जितने भी लोग हैं वो सारी की सारी डिमांड मानने को तैयार है, जो कि बेंजेमा के केस में भी है, लियोनेल मेसी की, उसके फादर की और उसके भाई की। इसी के साथ यहां पर रात को जब यूरोपा लीग का फाइनल हो रहा था उससे ठीक 1 घंटे पहले यहां पर जेरार्ड रोमेरो ये अपडेट देते हैं कि भाई देखो ऐसी बात है, मैं तुमको अपडेट देने वाला हूं कि लालीगा और बार्सिलोना की मीटिंग में क्या अपडेट रहा है। और जब फाइनली वो अपडेट आता है तो पिछले 1 दिन में जो बकचोदी फैला रहे थे वो सारी की सारी दफा हो जाती है और अपडेट आती है कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना ज्वाइन कर सकते हैं और इसके चांसेस 80% है। और ये सारी की सारी मैं तुमको जो कोट्स कर रहा हूं अभी सब जेरार्ड रोमेरो ने कहा है। पहला पॉइंट उसने कहा है कि 80% चांसेस है कि यहां पर लियोनेल मेसी बार्सिलोना को ज्वाइन करने वाला है। दूसरा उसने पॉइंट ये बताया कि यहां पर जो मीटिंग हुई है उसमें लालीगा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यहां पर लालीगा की डिमांड थी कि बार्सिलोना 200 मिलियन तक कम करे, लेकिन जो जॉर्डी अल्बा की बात करें, सर्जियो बुस्केट्स की बात करें या फिर बाकी जो प्लेयर्स ऑलरेडी जा रहे हैं उनकी वजह से बार्सिलोना ऑलरेडी 100 मिलियन बचा चुका है। तीसरी चीज ये है कि मेसी कहीं ना कहीं पुश कर रहा है यहां पर बार्सिलोना को ऑफर प्रेजेंट करने के लिए अगले 10 दिन में। चौथा पॉइंट ये है कि मेसी के फादर ऑलरेडी यहां पर बारसा को बता चुके हैं कि भाई हम तुम्हारे ऑफर का वेट कर रहे हैं और सेम बारसा भी ये चीज बता चुकी है। पांचवा, एक बार फिर से जावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थिंक इंटरव्यू में ये चीज कंफर्म करी है कि लियोनेल मेसी पे 99% चीजें डिपेंड करती है। और छठा पॉइंट ये है कि सऊदी का क्लब इस समय बैकफुट पे है एज ऑफ नाउ। भाई एज ऑफ नाउ लगाना बहुत जरूरी है इस मेसी के पूरे केस में, क्योंकि मतलब ये केस कब पलट देते हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब कभी भी पलट देते हैं केस, इनका कोई हिसाब नहीं है, कभी भी पलट देते हैं। वो तो अच्छा हुआ एपिसोड एक दिन में एक ही बार बनता है और अल्टीमेटली एक दिन में चीजें निपटा देते हैं। मतलब वो इतना सुबह का भूला शाम को जब घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते, तो वो वाला हिसाब है। ये इंटर मियामी से अल हिलाल पे घूम फिर के बार्सिलोना पे आए थे, मेरे दिल को तसल्ली हुई थी। मैं कहा थैंक गॉड एटलीस्ट इनकी एक दिन की स्टोरी तो कंप्लीट हुई। खैर इसी के साथ अगर बात करें कुछ और बड़े अपडेट्स की तो सबसे पहले भाई मेसन माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई टेलीग्राफ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने बताया कि भाई मेसन माउंट और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में जो पर्सनल एग्रीमेंट है वो अब कंफर्म हो चुका है और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन सा ओनरशिप आने वाला है, मेसन माउंट की डील तो होके रहेगी। अब यहां पर बस एक छोटा सा रेड फ्लैग ये है कि मेरे को यह अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या 70 मिलियन देना अभी जरूरी है क्या। वैसे बताया गया कि चेल्सी 60 मिलियन से नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगी 24 साल की उम्र में, मेसन माउंट की यही उम्र है। ऐसे में 60 भी ज्यादा है सही बताऊं तो। यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से मतलब मैक्सिमम और ऑप्टिमम जो प्राइस होना चाहिए वो यहां पर 35 या 40 मिलियन होना चाहिए। बट तुमको पता है कि यार ट्रांसफर मार्केट बहुत इन्फ्लेटेड है, खरीदने वालों की कहां ही चलती है। और अगर सामने वाले को, इसमें तुम ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्यादा जरूरत है मेसन माउंट को या फिर चेल्सी को मेसन माउंट को बेचने की ज्यादा जरूरत है? ऑफ कोर्स इसी से डिपेंड करता है कि किसकी चलेगी। अगर हम जब टेबल की बात करेंगे कि भाई टेबल पे प्राइस कौन डिसाइड करने वाला है। खैर इसी के साथ बात करें भाई चेल्सी से, तुमको पता है चेल्सी क्लियर आउट कर रही है। चेल्सी ये मान के चल रही है कि पोचेटिनो के अंडर सबसे पहले उन प्लेयर्स को निकाल देते हैं जिनकी जरूरत नहीं है या फिर जिनके लिए हमको पैसा मिल सकता है, क्योंकि एफएफपी का भी हिसाब है। खैर एफएफपी से याद है बारसा में भी एफएफपी का ये हिसाब है कि अंसु फाटी भी अभी सेल होगा। और सातवां पॉइंट ये था कि लियोनेल मेसी को नंबर 10 की जर्सी चाहिए, जो कि मेरे को लगता है कि अंसु फाटी सेल हो या ना हो वो तो वैसे भी मिल जाएगी, उसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और उसमें यह भी दिक्कत है कि अंसु फाटी क्योंकि इनका अकेडमी ग्रेजुएट ही है तो उसकी जो सेल से प्राइस आएगा वो सीधा का सीधा प्रॉफिट में जाएगा, जो कि डायरेक्टली एफएफपी को अफेक्ट करेगा। मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं नंबर्स पढ़ रहा हूं बारसा बहुत स्ट्रांग पोजीशन में अगर ला लीगा को मनाने की बात है। अल्टीमेटली यस जावी सही कह रहा है, 99% इट्स ऑन मेसी पे ही है। अगर मेरे को अभी वही 99% हाँ है, 1% तुमको पता है सऊदी का पैसा है, पॉलिटिक्स है, सब है, कुछ भी हो सकता है ना, वो वह चीज़ है। खैर अगर हम यहाँ पे बात करें चेल्सी के वापस से, तो देखो यार चेल्सी क्लियर आउट कर रही है, पहले बेचेंगे उसके बाद खरीदेंगे। तो कोवाचिच को यहाँ पर भाई पूरा का पूरा चांस दे दिया गया और मैनचेस्टर सिटी को कह दिया कि भाई तुम कोवाचिच के साथ आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। अब मैनचेस्टर सिटी भी कहीं ना कहीं गुंडोगन पे अभी अनक्लियर है क्योंकि उसका भी ऑफिशियल नहीं हुआ है रिन्यूअल। और यहाँ पर चेल्सी की बात करें तो चेल्सी ये मानते हैं कि देखो ये मेसन माउंट जाएगा, उसके बाद गैलेगर का देखेंगे, उसके बाद कोवाचिच जाएगा, हम यहाँ पर उगाड़ते लेके आएंगे और यहाँ पर कांटे का हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे।
ये यहाँ पर अभी तक का तो सिस्टम बिठाया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेट ऑलरेडी यहाँ पर एंजो फर्नांडिस है, तो सिस्टम सा बैठ गया। अभी देखते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी किस तरीके से यहाँ पर नेगोशिएट करती है, और भाई क्या कोवाचिच मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करता है कि नहीं। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बेलिंगम की, तो भाई डॉर्टमुंड के सीईओ ने कंफर्म कर दिया कि देखो एज ऑफ नाउ तो कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ चीजें हो रही हैं, और उन्होंने कहा कि हम बेलिंगम के डिपार्चर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। वो होता नहीं पापाराजी जो मलाइका की कैट वॉक देखते हुए उनकी पूरी पिछवाड़े की वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही सिस्टम था। कल यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है जर्मन साइड से कि भैया देखो बेलिंगम बहुत सारे सूटकेस लेके एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर डॉर्टमुंड को छोड़ रहा है। ऐसी भी अपडेट्स आती, क्या करें। तो यहाँ पर मेरे को लगता है बेलिंगम टू रियल मैड्रिड तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रियल मैड्रिड को 100 मिलियन देने पड़ेंगे अप फ्रंट, उसके बाद आप वेरिएबल में कुछ भी करते रहो कि 20 मिलियन डालो 30 मिलियन डालो, लेकिन 100 मिलियन तो फिक्स प्राइस रहेगा ही रहेगा। इट्स नॉट लाइक 80 + 20, इट्स ऑल वुड बी 100 + 10, 100 + 20 या 100 + 30। इसी के साथ अगर बात करें लेस्टर सिटी जो कि रेलीगेट हो चुकी है, तो तुमको पता है उस पर भी एक बड़े बड़े सुपरस्टार्स है, चाहे जेमी वार्डी की बात करें, टिलेमंस की बात करें, जेम्स मैडिसन की बात करें। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर जेम्स मैडिसन की बात करें और टिलेमंस की बात करें, तो टिलेमंस ने तो अपना यहाँ पर फेयरवेल बिड कर दिया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था 30 जून को, तो उन्होंने तो यहाँ पर फेयरवेल बिड कर दिया है, और एज ऑफ नाउ बहुत सारे क्लब इंटरेस्टेड है। अब देखते हैं टिलेमंस किसको ज्वाइन करेगा। मैडिसन की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैडिसन पे भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इस समय सर्कल अराउंड कर रही है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई चीजें किस तरीके से काउंट आउट करती हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।